तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास बहुत ही बेहतरीन पावर्स होती है। उसकी इन मिस्टीरियस पावर की वजह से उसे कोई भी रिलेटिव अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। इसलिए घर की तलाश में रिको खुद को ऑक्शन में बेचने के लिए मान जाती है। उसे कई लोगों के सामने पेश किया जाता है जो उसे खरीदना चाहते थे। तभी अचानक एक मिस्टीरियस क्रिएचर हॉल में एंटर करता है। वो एक लंबा आदमी होता है जिसे बड़े बड़े सींग होते हैं और उसका चेहरा किसी चीज से ढका हुआ होता है। वो स्टेज पर जाकर रिको को $5 मिलियन में खरीद लेता है। उसके बाद वो उसे एक अजीब सी जगह ले जाता है। तब रूम में पहुंचने के बाद वो अपना मास्क हटा देता है और उसका इनह्यूमन स्केलेटन जैसा चेहरा सामने आ जाता है। वो अपना नाम एलियास बताता है और रिको को कहता है कि वो फॉर्चुनेट है। ये सुनते ही रिको को अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी तकलीफें याद आ जाती है। वो खुद को बिल्कुल भी फॉर्चुनेट नहीं मानती। तभी एलियास उसे शांत करता है और उसे जोर से गले लगाता है। वो नहीं चाहता कि रिको कभी भी खुद को नीचा समझे। आगे जब रिको अपनी आंखें खोलती है तब वो एक बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में होती है। तब एलियास बताता है कि वो कुछ ही सेकंड में जापान से इंग्लैंड आ चुके हैं। एलियास कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बल्कि एक मेज है जो अनबिलीवेबल मैजिक कर सकता है। तब वो रिको को अंदर ले जाता है और उसे नहाने के लिए कहता है। तब नहाने के दौरान रिको की मुलाकात छोटी फेरी से होती है जिन्हें एरियास भी कहा जाता है। बाद में उसके लिए सिल्वर जो इस घर की केयरटेकर है वो उनके लिए खाना लाती है। काफी टाइम के बाद रिको को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। एलियास उसे बताता है कि वो उसकी एक मेज भी बनने वाली है और वो ये भी कहता है कि वो खुद को लकी मानता है कि उसे रिको मिली। रिको एक रेयर रेस से बिलोंग करती है जिसे स्लेट बेगी भी कहा जाता है। स्लेट बेगी वो होते हैं जो फेरीज जैसे मैजिकल बींग्स को देख सकते हैं और साथ ही में उनके पास मैजिकल पावर का कंटिन्यूस सोर्स होता है। इस वजह से एलियास रिको को अपना फैमिली भी कहता है और साथ ही में उसे एक रेयर स्टोन नेकलेस भी देता है। तो फैमिली शब्द रिको के दिमाग में बार बार गूंजता रहता है और उस रात उसे बहुत सुकून भरी नींद आ जाती है। तब एक एरियल उसे जगाता है और फॉरेस्ट में वॉक के लिए ले जाता है। वो उसे जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाकर अपनी दुनिया को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन रिको मना कर देती है क्योंकि पहले उसके पास फैमिली नहीं थी पर अब उसके पास एलियास है। इसी बीच एलियास वहां पे आ जाता है और उसे वापस ले जाता है। रास्ते में वो रिको से कहता है कि वो फ्यूचर में उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। अगले 2 दिन तक रिको लगातार सोती रहती है। जब वो उठती है तब एलियास उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। तब वो अपना चेहरा एक नॉर्मल इंसान जैसे बना लेता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना जाए। आगे वो लोग एक मिस्टीरियस लाइब्रेरी जाते हैं जिसके अंदर एक हिडन वर्कशॉप होती है। वहाँ रिको की मुलाकात एंजेलिना से हो जाती है। वो भी एक मेज है जो दूसरे मेजर्स के लिए अलग अलग इक्विपमेंट डिजाइन करती है और साथ ही में उन्हें बनाती है। पहले एंजेलिना को नहीं पता था कि रिको एक स्लेट बैगी है, इसलिए वो रिको को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए एक क्रिस्टल देती है और उसे कहती है कि कुछ ही सेकंड में इसका फॉर्म बदल जाएगा। तब कुछ ही पलों में ही वो क्रिस्टल फ्लावर के गार्डन में बदल जाता है। रिको की पावर देखकर एंजेलिना भी हैरान रह जाती है। तब एलियास एंजेलिना से रिक्वेस्ट करता है कि वो रिको के लिए ऐसा इक्विपमेंट बनाए जो उसकी पावर को कंट्रोल करने में मदद कर पाए। इसके बाद एलियास रिको को एक जगह ले जाता है जहां वो उसे ड्रैगन दिखाता है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा सिल्वर कलर का ड्रैगन रिको को उठाकर आसमान में ले जाता है। उस ड्रैगन को गोल्डन हेयर राइडर गाइड कर रहा होता है जो उसे ड्रैगन की एक सीक्रेट लैंड में ले जाता है। वहां पर ड्रैगन रिको को पानी में गिरा देता है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। तब एलियास भी उसके पीछे उसके शैडो के रूप में आ जाता है। वो गोल्डन हेयर्ड आदमी ड्रैगन की लैंड का क्रिएटर होता है। उसका नाम लिंडल है जो लगभग 300 साल पहले मीच बना था। तब एलियास को लिंडल से एक जरूरी बात करनी होती है, इसलिए वो रिको को छोटे ड्रैगन्स के साथ खेलने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद सब लोग एक बहुत ही पुराने ड्रैगन नेविन के पास इकट्ठा होते हैं जिसे फॉरेस्ट का फादर भी कहा जाता है। तब नेविन ने बहुत लंबी जिंदगी जी होती है और अब वो मरने वाला होता है। तब ये सुनकर रिको को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन नेविन बिल्कुल शांत होता है। वो कहता है कि हर किसी को इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही होता है। उसकी बात सुनकर रिको को वो वक्त याद आता है जब उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। नेविन उसकी दिल की बात समझ जाता है और कहता है कि जिंदा लोगों को कभी भी मरने वालों से जलन नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेविन अपनी आखिरी उड़ान भरने चला जाता है और जब रिको दोबारा अपनी आंखें खोलती है तब नेविन एक ट्री में बदल रहा होता है। तो वापस लौटते वक्त रिको को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसे एक अजीब सा सपना आता है और जब वो उठती है तो वो लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं जहां उनकी मुलाकात एक बोलने वाली बिल्ली से होती है।
उस बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं और वो अपनी 7वीं जिंदगी जी रही है। फिर वो लोग कैट्स के किंगडम में पहुंचते हैं। तभी बहुत सारी कैट्स उन्हें घेर लेती है। तो वो कैट रिको और एलियास को अपनी किंग से मिलने ले जाती है। उनकी किंग एक फीमेल कैट होती है जिसका नाम मॉली है और वो एक छोटी लड़की के साथ रहती है जिसे वो अपनी ओनर कहती है। तब कैट को एक इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करने के लिए मेजिस की मदद चाहिए थी, इसलिए एलियास इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है, जबकि मॉली रिको को एक लेक के पास ले जाती है। तब मॉली बताती है कि कई साल पहले एक आदमी था जिसे कैट को मारने में मजा आता था। उसने बहुत सारी कैट्स को ब्रूटली मार दिया था। तब एक कैट ने किंग की पोजीशन संभाल ली और बाकी सब कैट को इकट्ठा किया। सबने मिलकर उस आदमी को मार दिया, लेकिन उस आदमी की करप्ट सोल वही रह गई और अब वही करप्ट सोल दोबारा बाहर आने की कोशिश कर रही है। तब रिको ये कहानी शांति से सुन रही होती है कि तभी अचानक कोई उसे पानी में धक्का दे देता है। पानी के अंदर उसकी मुलाकात मीना नाम की एक लड़की की सोच से होती है। वो उस आदमी की वाइफ होती है जिसने कैट को मारा था। मीना बहुत ही सीरियस इलनेस से जूझ रही होती है और उसका लविंग हस्बैंड मैथ्यू उसे एक नई जिंदगी देना चाहता था। तब मीना खुद को इस करप्शन का सोर्स मानती है और रिको से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी एलियास रिको को पानी से बाहर निकालता है और उसे करप्ट सोल को क्लीननेस करने का काम दे देता है। आगे रात को रिको स्पेशल कपड़े पहनकर एक लैटर्न लेकर करप्ट सोल की तरफ बढ़ती है, लेकिन मैजिक शुरू होने से पहले ही उसे एक मिस्टीरियस वुमन और उसका मास्टर किडनैप कर लेता है। वो दोनों भी सॉर्सरर्स होते हैं जिनका नाम रेफ्रेड और आयलिस है। ये लोग साइंस की मदद से मैजिक करते हैं। तभी एलियास भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन सॉर्सरर्स उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो रिको को सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। आगे वो ये भी कहते हैं कि रिको की मौत जल्दी होने वाली है। तब ये सुनकर रिको शॉक हो जाती है। एक स्लेट बेगी के पास मैजिकल पावर का अनलिमिटेड सोर्स होता है, लेकिन इस वजह से उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है। आगे रेनफ्रेड रिको के नेकलेस को एक ट्रैकर बताकर उससे छीन लेता है। तब ये सब देखकर रिको और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो वापस एलियास के पास जाती है। शायद इस वक्त एलियास थोड़ा सस्पिशियस लग रहा हो, लेकिन वही पहला इंसान था जिसने रिको को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। तब एलियास उसे कहता है कि वो मॉली के साथ मिलकर सोल्स को क्लीन करे, जबकि वो खुद सॉर्सरर्स को संभालेगा। आगे जब रिको सोल्स की चीजों को छूती है तब वो मैथ्यू की मेमोरी के अंदर चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि मैथ्यू अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक सॉर्सरर से मदद मांगी थी। तब वो सॉर्सरर ने बताया था कि मीना के पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हुए हैं और उसे बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क करना होगा। अगले दिन से शहर की कई सारी कैट्स अब गायब होने लगी थी। तब एक दिन मीना अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए जंगल के बीच में पहुंच जाती है। तो वो जगह पूरी डेड कैट से भरी हुई थी। तब मैथ्यू उसे बताता है कि उसने कैट का इस्तेमाल उसके लिए एक मेडिसिन बनाने के लिए की है। तभी वहां पर वो सॉर्सरर आ जाता है और वो जबरदस्ती मीना को वो मेडिसिन पिला देता है। तब एक ही पल में मीना का शरीर पिघलने लगा था। तब सॉर्सरर इसे बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट मानता है, लेकिन मैथ्यू और भी ज्यादा कैट्स को मारकर और एक बेहतर मेडिसिन बनाना चाहता था। जब वो मीना की पेट कैट को मारने जाता है तब बहुत सारी कैट्स मिलकर उस पर अटैक कर देती है। आगे मेमोरी से बाहर आने के बाद रिको की दोबारा मुलाकात मीना से होती है। तब मीना उसे उन सभी सोल्स को मुक्ति देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लॉस्ट सोल्स अपनी डेस्टिनेशन का रास्ता भूल चुके होते हैं। तब मॉली उन्हें रास्ता दिखाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रिको एरियास की विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्स को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है, जिस वजह से मैथ्यू और मीना को भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ सॉर्सरर्स को ये यकीन नहीं होता कि रिको सक्सेसफुल होगी, लेकिन एलियास को उस पर पूरा भरोसा होता है। तभी अचानक फूलों की पंखुड़ियों से भरी हुई तेज हवा चलती है और रिको मॉली को अपने बालों में उठाए हुए नजर आती है। उसकी सक्सेस देखकर सॉर्सरर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन एलियास अभी भी रेडफ्रेड के उस मिसिंग हैंड के बारे में सोच रहा होता है। तब रिको पूरे इंसिडेंट की वजह से थक चुकी होती है, इसलिए एलियास उसे गोद में उठाकर घर ले जाता है। रास्ते में रिको उसे पूछती है कि वो कब मरेगी। तब एलियास उसे कहता है कि शायद 3 साल के अंदर, लेकिन वो उसकी डेथ को डिले करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि वो उसके साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है। एलियस ना तो इंसान है और ना ही फेरी। उसने हजारों इंसानों को देखा है, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं पाया। जब उसकी मुलाकात रिको से हुई तब उसे लगा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह ही नहीं थी। जब एलियस ये सब कह रहा होता है तब रिको बस उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा देख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत होती है जो रिको को अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो उसके चेहरे को प्यार से छूती है और प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी।
अगले दिन रिको 2 हफ्तों के गहरी नींद में चली जाती है। उसकी रिकवरी के लिए एलियास उसे फॉरेस्ट ले जाता है। तब साइमन भी उसे मिलने आता है। इसके अलावा फेरिस की क्वीन टिटानिया और उसके हस्बैंड ओबेरॉन भी अपनी ब्राइड से मिलने आते हैं। ओबेरॉन रिको को जगा देते हैं और वो भागकर एलियास के पास चली जाती है। टिटानिया उन दोनों का बॉन्डिंग देखकर खुश होती है और उन्हें बेस्ट विशेस देकर वापस चली जाती है। लेकिन रिको अभी भी एलियास के ट्रैजिक पास्ट से अनजान होती है। इसके बाद एलियास उसे सीरियसली मैजिक सिखाना शुरू कर देता है ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। एलियास मानता है कि उसने अपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की है, इसलिए वो चर्च के लिए कुछ काम करेगा और अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। इसी वक्त चर्च उसे एक वॉचडॉग की इन्वेस्टिगेशन का काम देता है। रास्ते में एलियास रिको को एक रिंग देता है जो उसकी मैजिक को कंट्रोल करने में मदद करेगी। चर्च पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाल ही में एक आदमी की डेथ हो गई है जिसके शरीर पर काटने और पंजों के निशान थे। इसके बाद एलियास और रिको अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाते हैं। रिको एक ग्रेवयार्ड पहुंचती है जहां एक क्रीपी बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, पर थैंकफुली वहां पर एक आदमी होता है जो उसकी जान बचा लेता है। असल में रिको जिस डॉग को ढूंढ रही होती है वो वही वॉच डॉग होता है जो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। तब रिको उसका ट्रीटमेंट करने की जिद करती है। तभी एलिस बीच में आ जाती है और उस डॉग को मांगने लगती है, लेकिन रिको उसे मैजिक से सुला देती है। उस डॉग का नाम यूलिस होता है। वो इंसानों का रूप भी ले सकता है और अपनी ओनर इसाबेली की डेथ के बाद बहुत दुख में भी होता है। तब वो अपनी मेमोरी रिको के साथ शेयर करता है क्योंकि उसके बाल भी इसाबेले जैसे ही होते हैं। इसी बीच एलियास वहां पहुंच जाता है और एलिस भी होश में आ जाती है। तो वो एलियास से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके मास्टर रेनफ्रेड की मदद करे। एक सॉर्सरर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है ताकि वो चिमेरास बन सके। चर्च के पास जो अटैक हो रहे हैं उनके पीछे भी यही चिमेरास होते हैं। एलियास मदद के लिए मान जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई एलिस पर पीछे से अटैक कर देता है। तब रिको तुरंत उसके सामने आकर वो अटैक खुद से ले लेती है। तब एलियास रिको को हर्ट होते हुए नहीं देख पाता। उसका गुस्सा अपनी हद पार कर देता है और वो एक बहुत ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एलियास रिको को नीचे गिरने देता है, लेकिन यूलिस उसे संभाल लेता है। तब रिको यूलिस की मेमोरी देख पाती है। यूलिस हमेशा सोचता था कि एक दिन इसाबेला दोबारा उठ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब वह रिको को भी नहीं खोना चाहता था। थैंकफुली रिको ठीक होती है और होश में आ जाती है। दूसरी तरफ एलिया सारी चेमोरास को काट चुका होता है और उस सॉर्सरर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रिको उसे रोक लेती है। तब रेनफेड वहां पहुंच जाता है और उस सॉर्सरर पर गोली चला देता है, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट हो जाता है और इसाबेला का फेस वाली एक चिमेरा दिखाता है जो उसने खुद से बनाई होती है। ये देखकर रिको का दिल टूट जाता है। पहले मीना और अब इसाबेला। वो सॉर्सरर बार बार मासूम लोगों की जिंदगी से खेल रहा होता है। तब रिको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खोना शुरू कर देती है और उसकी मैजिक ओवरफ्लो होने लगती है। तभी एक ब्लू फ्लेम फेरी बीच में आकर सबको शांत कर देती है। उसका नाम रुथ होता है। वो रिको का फेमिलियर बनना चाहता है। फेमिलियर वो फेरी होती है जो अपनी जिंदगी अपनी मास्टर को देती है। इससे ये होता है कि जो फेमिलियर है अगर वो मर गया तो मास्टर भी मर जाएगा। पहले रिको थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि वो यूलिस को दोबारा अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो वो दोनों एक स्पिरिचुअल प्रॉमिस करते हैं और तब रुथ अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा लेती है और फिर इसाबेली फेस वाली चिमेरा को वो मार देती है। तो वो सॉर्सरर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रिको, एलियास और रुथ अपनी घर लौटते हैं। तो पहली बार रिको को ये महसूस होता है कि उसे एक ऐसी जगह मिल गई है जिसे वो दिल से अपना घर कह सकती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है।